नमस्कार दोस्तों, आप सबों का अपना एके सर स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब परीक्षा का तैयारी बहुत ही अच्छी ढंग से कर रहे हैं। ये मुझे कमेंट से ही पता चल रहा है कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर सोशियोलॉजी का भी कुछ क्वेश्चन बताइए। तो आज नहीं, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर सोशियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बहुत जल्दी आप लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज हम इतिहास का तैयारी कर चुके हैं। आइए हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं। और इतिहास में जानना है कि अकबर को राष्ट्र राजा क्यों कहा गया। अकबर को राष्ट्र राजा क्यों कहा गया, क्यों कहा गया है, अकबर को इतिहास में महान की विभूति क्यों मिला, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जिन भाइयों बहनों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैक परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट क्वेश्चन हम आप सबों तक पहुंचा सके। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन पे। क्योंकि हम पहले इन्हें पढ़ेंगे, फिर एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कमजोर से भी कमजोर बच्चा समझ सके कि अकबर को राष्ट्र राजा क्यों कहा गया था, इसके पीछे क्या कारण था। ठीक ना? तो इस ढंग से बताने का हम प्रयास करेंगे। और यदि समझ में नहीं आता है तो तुरंत कमेंट कीजिए कि सर इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे हम समझ नहीं पाए, हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, अकबर को राष्ट्र राजा क्यों कहा जाता है। ठीक ना? क्यों कहा जाता है, इतिहास में अकबर को राष्ट्र राजा क्यों कहा जाता है। आइए अब आंसर इसका क्या है। अकबर इतिहास में महान की उपाधि से विभूषित है। इसकी महानता का मुख्य कारण है इसका विराट व्यक्तित्व। अकबर जो है इतिहास में महान की उपाधि से विभूषित है। जिस प्रकार से हमारे देश के वीर सेनापति, ठीक ना, जो शहीद हो गए और जो शहीद हो जाते हैं तो उन्हें महान की उपाधि मिलती है। ठीक ना? जैसे बापूजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर जी, ये सब क्या है, इन्हें महान की उपाधि प्राप्त हुई है। ठीक उसी प्रकार अकबर को भी इतिहास में महान की उपाधि से विभूषित किया गया है। क्योंकि जो देश के लिए कुछ काम करते हैं, जो राष्ट्र के लिए कुछ काम करते हैं और वह शहीद हो जाते हैं, तो उन्हें महान की उपाधि से विभूषित किए जाते हैं। तो हमें आज अकबर के बारे में पढ़ते हैं। उस समय की ये बात है जब महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, हमारे देश के जितने ये लीडर थे, उन लोगों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। जी हाँ, उत्पत्ति भी नहीं थी। लेकिन अकबर की उत्पत्ति हो गई थी। तो हमें अकबर के बारे में पढ़ना है। आइए देखते हैं। तो उन्हें क्या था, अकबर इतिहास में महान की उपाधि से विभूषित है और इसकी महानता का मुख्य कारण इसका विराट व्यक्तित्व। क्या इसका विराट व्यक्तित्व, क्या देखने में खूब सुंदर था, है? अच्छा खासा कपड़ा पहनता था, पूरा स्मार्ट दिखता था क्या, इसलिए इसको मतलब महान की उपाधि मिल गया होगा? जी नहीं, विराट व्यक्तित्व। क्या बोल रहा है पॉइंट, विराट व्यक्तित्व, यानी कि व्यक्तियों के प्रति, अपने प्रजा के प्रति विराट सोच, अपने प्रजा के हमेशा ये भलाई करते थे, अपने प्रजा की हमेशा ये भलाई करते थे। जी हाँ, प्रजा की भलाई करते थे। इनका विराट व्यक्तित्व मतलब वह अपना शरीर नहीं समझता था। वह सोचता था कि ये मैं अकबर राजा नहीं हूं, मैं तो इन लोगों का सेवक हूं। चूंकि मैं अपने प्रजा का सेवक हूं, इसलिए इसका नाम पड़ा विराट व्यक्तित्व। जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, क्या है, हम लोगों के सेवक है ना। हाँ, लॉकडाउन के समय एकदम फटाफट महिलाओं के खाते में 500 रुपया, लेकिन उस पर भी किस कारण से उन्होंने पैसा दिया, कहां से दिया, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसलिए पहले हम अकबर के बारे में देख लेते हैं उसके बाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब भाई बहन जो एके सर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रेड कलर का बटन जो है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैक परीक्षा 2021 से संबंधित क्वेश्चन हम आप सबों तक पहुंचा सके और परीक्षा में आप सबों का हेल्प कर सकें। तो आइए, उन्हें क्या कहा गया, मुख्य कारण है इसका विराट व्यक्तित्व। जी नहीं, विराट व्यक्तित्व इसका यही मुख्य कारण है कि वह प्रजा के प्रति बहुत ही अच्छा सोच रखते थे, प्रजा के प्रति हमेशा वह उत्प्रेरित रहते थे, प्रजा की सेवा की जिज्ञासा उसके मन में थी। हमें इसकी अकबर के राष्ट्र राजा क्यों कहा गया वो पढ़ रहे हैं, उनका जीवनी नहीं पढ़ रहे हैं। जीवनी पढ़ेंगे तो समझेंगे कि उन्हें कितना वर्ष में वह राज्याभिषेक किया, वह कितना पढ़े लिखे थे, उनका जन्म कब हुआ।
वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले हम उन राष्ट्र राजा क्यों कहा गया वो समझ लेते हैं, क्योंकि यह 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई तो इनका विराट व्यक्ति, साम्राज्य की सुदृढ़ता, साम्राज्य में शांति स्थापितता, मानवीय भावनाओं से उत्प्रेरित। देखिए साम्राज्य की सुदृढ़ता, साम्राज्य में शांति स्थापित, साम्राज्य को बहुत ही सुंदर बना के रखा था, ठीक ना, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं थी, हर चीज की व्यवस्थाएं थी, ठीक ना, और साम्राज्य में शांति स्थापित तथा मानवीय भावनाओं से उत्प्रेरित। अकबर ने न सिर्फ मुसलमानों को राहत दिया बल्कि राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। देखिए उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ही सफल साम्राज्य बनाया था, और यह सफल साम्राज्य बनना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य को सफल साम्राज्य बनाया। तो कैसे बनाया? अब बता रहा है कि उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को राहत दिया बल्कि राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। अकबर जो थे मुस्लिम थे, वह इस्लाम धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध क्यों किया? इसके पीछे भी कुछ कारण है। वैवाहिक संबंध राजपूतों के साथ करना, क्या ये बात हजम हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, आइए हम देखते हैं। उस समय के राजा महाराजा जो थे ना, 5, 6, 10 तक शादियां कर लेते थे, ठीक ना। उस समय उन लोगों का अपना कानून था, ये भारतीय संविधान का कानून उस समय लागू नहीं था। समझ रहे हैं बात को ना? हाँ, चलिए देखते हैं। उन्होंने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। आखिर में उन्होंने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित क्यों किया? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कुछ तो कारण जरूर होगा। जब वह युद्ध करते थे, ठीक ना, और युद्ध में विजयी हो जाते थे या विजयी नहीं होते थे, ठीक ना, तो इस युद्ध में विजयी हो जाने के बाद या फिर नहीं हुआ तो इसके बाद का परिणाम क्या होता था? विजयी नहीं हुए तो पीछे लौट के चले गए, विजयी हो गए तो वो साम्राज्य उनका, मान लेते आज ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच खूब युद्ध होता है ना। यही हाल फिलहाल फरवरी में भी 2019 फरवरी में क्या हुआ था? पुलवामा हमला हुआ था ना। तो कितना भयानक युद्ध चला था। हमारे देश के 42 या 45 नौजवान शहीद हो गए थे, ठीक है। लेकिन हमारे देश के सेनापति भी कम नहीं है। हमारे देश को वह सेनापति, नाम क्या है फटाफट कमेंट करो, जो पाकिस्तान में जाके उनके कैंप को ध्वस्त कर दिया। क्या नाम है फटाफट? ये जीके के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ, क्या नाम थे वो हमारे देश के वो सेनापति का? मूंछ, समझ रहे ना? मूंछ उनका कैसा था? बहुत देखने में लुक भी उनका अच्छा था, स्टाइल भी अच्छा था, हिंदुस्तानी स्टाइल, मूंछ वाला। क्या नाम था? फटाफट। अभिनंदन। चलिए सलूट करते हैं उस अभिनंदन सर को, जो हमारे देश के शेर को, जिन्होंने पाकिस्तानी को धूल चटा के उन्हें इंडिया वापिस आया। इस प्रकार से अकबर में भी जज्बा था, जिस प्रकार से हमारे देश के सेनापति अभिनंदन जी में है। जी हाँ, अकबर में भी। तो वह युद्ध करने के बाद, युद्ध जब विजयी हो जाते तो वह क्षेत्र उनका, और जब क्षेत्र उनका तब फिर बात किस डर का? घर मेरा तो घर मेरा, हम विजयी कर लिए हैं तो मेरा हो गया। लेकिन राजपूत भाई सब से ना बहुत ही, ये सब भी बहुत ही मतलब ये थे युद्ध करने वाले, बहुत आदमी को सताते थे। लेकिन अच्छा, आप सता रहे हैं ना, हम भी अकबर हैं, छोड़ेंगे नहीं आपसे, तो जरूर हम आपका क्षेत्र लेंगे। अच्छा, क्षेत्र भी लेंगे और आपके घर की लड़कियों से शादी भी करेंगे और हम आपका दमादो बनेंगे। अच्छी बाप रे बाप, बनिएगा? हाँ बनेंगे। तो उन्होंने जब विजयी हो जाने के बाद किसी एक राजपूत घराने की राजाओं की लड़कियों से विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद वह राजपूतों का क्या हो गया? कमेंट करो फटाफट, कमेंट। दमाद, बहुत अच्छा। क्या हो गया? राजपूत घरानों का दामाद हो गया। अब राजपूत से झगड़े खत्म, ठीक। क्या हो गया? राजपूत से झगड़े खत्म। इसलिए उन्होंने क्या किया? राजपूत से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो अब समझ गया कि राजपूत से क्यों वैवाहिक संबंध स्थापित किया? जहां नहीं सकता था ना, तो वहां क्या करता था? मान लेते हम लोग मान लेते कहीं लड़ाई हो गया,
एक पार्टी कमजोर होता है, एक बलवान होता है। तो जो कमजोर होता है क्या करता है, चलिए भाई साहब अब जो हुआ सो हुआ, अब इस लड़ाई को भूल करके हम मित्रता की ओर हाथ बढ़ाते, तो मित्रता हो जाता है। तो उस प्रकार से ये होने के बाद उन्होंने राजपूत घरानों की लड़कियों से शादी कर ली और राजपूतों का दामाद हो गया। चलिए इतना से इतना अब दामाद हो गया तो दहेज में तो कुछ चाहिए, दहेज में तो चाहिए। चलिए ये क्षेत्र हो गया आपका, चलिए हमारा मनोकामना पूरा हो गया, हमको यही क्षेत्र तो चाहिए था। और अब दामाद से कोई लड़ाई करेगा, करता है क्या, नहीं करता। हमारे देश में दामाद को बहुत वैल्यू दिया जाता है, हमारे देश में दामादों को बहुत मान्य दिया जाता है। जी हाँ, आइए अब समझ में आ गया कि राजपूत घरानों की लड़कियों से वह क्यों वैवाहिक संबंध स्थापित किया, इसके पीछे क्या कारण था। समझ में आ गया तो कमेंट करो फटाफट। चलिए हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। साथ ही एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान किया, ठीक ना। वैवाहिक संबंध तो हो गया, ठीक ना, और अपने साम्राज्य में उन्होंने कुशल प्रशासनिक व्यवस्था कायम किया, शांतिपूर्ण प्रशासन, समझ रहा ना, प्रशासन, हाँ पुलिस प्रशासन, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। चलिए बहुत ही कुशल प्रशासनिक व्यवस्था कायम किया ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। हमारे मान लेते हैं प्रशासन, यदि देश चलाने में सबसे बड़ा योगदान है तो वह प्रशासन की योगदान है। यदि प्रशासन है तो देश है। जी हाँ, इतने बड़े बड़े नेताओं ने जो डिंग देता, मैंने देश के लिए ये किया, मैंने देश के लिए वो किया, वो सब बेकार है। सबसे बड़ी भूमिका किसका होता है, तो प्रशासन का व्यवस्था होता है। मान लेते हैं हमको कोई नेता पसंद नहीं है, यदि वह नेता कहीं सभा कर रहा है, चलो उसको मारना है, क्या पब्लिक क्या करता है, मारो, चप्पल जूता फेंकने लगता है। तो फिर उसको रोकता कौन है, तो प्रशासन रोकता है, ठीक ना। तो इसलिए देश को चलाने में प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है। जी हाँ, तो उन्होंने, अकबर ने क्या किया, साथ ही साथ एक कुशल प्रशासन व्यवस्था भी प्रदान किया। जी हाँ, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला जो है, अब प्रशासनिक व्यवस्था, अपने प्रजा के प्रति हमेशा वह अट्रैक्टिव रहते थे, हमेशा अपने प्रजा के बारे में सोचते थे, ठीक ना। प्रजा के बारे में सोचते सोचते उन्होंने राजपूतों से शादी, मतलब विवाह स्थापित किया। उसके बाद क्या किया, एक कुशल प्रशासन की व्यवस्था की। यहां तक तो समझ में आ गया, कुशल। अब उसके बाद सब कुछ तो हो गया, उसके बाद क्या आता है, जातिवाद। उन्होंने जातिवाद को कभी नहीं माना, ये उनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धियां यदि मानी जाए तो उन्होंने जातिवाद को, हर जाति को, हर धर्म को, हर समुदाय को एक निगाह से देखा, बराबर नजरों से देखा, बराबर भागों में रखा। जी हाँ, अब आते हैं हम लोग धार्मिक पे, अकबर की धार्मिक, ठीक ना। तो उन्होंने धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक के रूप में इसका दीन ए दिलाही प्रशासनीय है। देखो हम धार्मिक की बात करें, धार्मिक आए ना, उन्होंने धार्मिक प्रशासन, सॉरी, धर्म के ऊपर कभी उल्लेख नहीं किया, ठीक ना। कभी उल्लेख नहीं किया कि आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूं, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम फलना हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ऐसा कभी उन्होंने नहीं सोचा। यदि सोचता तो उनका इतना विराट व्यक्तित्व, उनका विराट सोच, उनका विराट ये नहीं होता इतिहास में। आज वो और राजाओं की तरह आता और चला जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। समान धर्मों, सभी धर्मों को समान नजरों से देखा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए उसके बाद उन्होंने क्या बता रहा है, दीन ए दिलाही प्रशासनीय। उन्होंने दीन ए दिलाही धर्म का जो था बहुत बढ़ावा देता था। जी हाँ, दीन ए दिलाही धर्म। चलिए उसके बाद अकबर ने फारसी को राष्ट्रभाषा बनाकर, देखिए हम धर्म की बात की है, उसके बाद आ गया अकबर, उनका राष्ट्रभाषा जो था वह फारसी था, ठीक ना। अकबर ने राष्ट्रभाषा को फारसी बनाकर, अकबर ने फारसी को राष्ट्रभाषा बनाकर हिंदी, संस्कृत, अरबी, तुर्की, यूनानी आदि भाषाओं के प्रमुख ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करा। देखिए क्या आज का राजा ये करता है, करता है, नहीं करता, नहीं करता। उनका राष्ट्रभाषा क्या था, फारसी। क्योंकि जैसे हम लोगों का राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो अकबर का क्या था, फारसी। उन्होंने सभी ग्रंथों को, कौन कौन सा वह ग्रंथ था, गौर से सुनो, हिंदी, संस्कृत, अरबी, तुर्की, यूनानी इत्यादि, इन सभी भाषाओं का अनुवाद किसमें कराया, फारसी में। क्योंकि उसे हिंदी पढ़ने नहीं आता था, क्या संस्कृत उन्हें नहीं आता था, अरबी नहीं आता था, यूनानी नहीं आता था, तुर्की नहीं आता। तो उन्होंने क्या किया कि ये जितने चीज हैं, जितने ये भाषा है, उन्हें किसमें परिवर्तित कर दो, तो उन्हें फारसी में बदल दो। तो उन्होंने फारसी में बदलवाया, ठीक ना, फारसी में बदलवाया। फिर उन ग्रंथों का अध्ययन किया,
उन ग्रंथों का अध्ययन किया। उसके बाद वह उसके बाद वह एक कुशल राजा बने। यदि ग्रहण नहीं करता सभी भाषाओं तो क्या वह इतना ये कर पाता? नहीं कर पाता। आइए हम देखते हैं उसके बाद उसकी उपलब्धियां के बारे में जानते हैं, ठीक ना। भाषाओं के प्रमुख ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। मुस्लिम बच्चों के लिए मदरसों तथा हिंदुओं के लिए पाठशालाओं को भी राजकीय सहायता प्रदान किया। मुस्लिम बच्चों के लिए मदरसा, मुस्लिम बच्चे जो मदरसा में पढ़ते थे, ठीक ना, और हिंदू बच्चों के लिए पाठशाला। देखिए अब पहले जैसे कि मुस्लिम बच्चों के लिए क्या बनवाया? मदरसा, और हिंदू बच्चों के लिए क्या बनवाया? पाठशाला, ठीक ना। आप हिंदू हैं, चलिए पाठशाला में पढ़िए, आप मुस्लिम हैं, मदरसा में पढ़िए। क्योंकि अलग अब यहाँ क्यों कर दिया? अभी तो मैंने बोला कि सभी भाषाओं को समझा, सभी ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया, सभी धर्म को एक निगाह से देखते थे, कभी भेदभाव की मन में ये नहीं रखता था। लेकिन उस समय भी राजनीति होते थे ना। हाँ, जैसे हमारे लिए मंदिर बना, मान लेते हम लोगों के लिए क्या बना? मंदिर बना, तो मुसलमान भाइयों के लिए मस्जिद बना ना? बना कि नहीं बना? बना। चलिए, तो इसलिए हिंदुओं के लिए पाठशालाओं का निर्माण कराया और मुस्लिमों के लिए मदरसों का निर्माण कराया, और बहुत सारे के निर्माण, इबादत खाने का निर्माण कराया, ठीक ना। उसके बाद चलिए देखते हैं के लिए मुस्लिम बच्चों के लिए मदरसों तथा हिंदू बच्चों के लिए पाठशालाओं का भी राजकीय सहायता प्रदान कर देश में सांस्कृतिक एकता पैदा करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। चलिए, अब इन्होंने क्या किया? देश में शांति स्थापित करने के लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया। हम तो बता दिए पहले ही कि हिंदुओं के लिए मदरसा का बनवाया, हिंदुओं के लिए पाठशाला बनवाया और मुस्लिमों के लिए मदरसा। ये क्या? देश की उन्नति के लिए इन्होंने बहुत कुछ किए, देश की उन्नति के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। अब उसके बाद स्कूल पाठशाला हो गया, उसके बाद इन्होंने किन किन चीजों पे और अपने फोकस डाला है? अब बच्चों के लिए किन तो क्या हो गया? मदरसा और पाठशाला खुलने से बच्चा विद्वान हो गया? नहीं हुआ ना, खुला है अभी, उनमें बच्चा आने जाने का शुरू कहाँ किया? तो चलिए मान लेते हैं शुरू भी हो गया, तो वहां किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा होती थी, क्या क्या होते थे, तो आइए देखते हैं। इसके अतिरिक्त उसने ललित कलाओं, भवन निर्माण कला, चित्रकला तथा संगीत के क्षेत्र में हिंदुओं तथा मुस्लिमों की परंपराओं तथा शैलियों में मिलान में बड़ा सहयोग किया। देखिए, ललित कला, चित्रकला, भवन निर्माण, ठीक ना, संगीत के क्षेत्र में उन्होंने हिंदू तथा मुस्लिमों की शैलियों के लिए बड़ा सहयोग किया कि आप भी संगीत कीजिए, आप भी गाना गाइए, आप भी गीत गाइए, आप भी अपना भगवान का पूजा कीजिए, आप भी अपना अल्लाह की पूजा की, इससे में कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, हम सबों को एक रहना है, ठीक ना। और स्कूल में ललित कला, चित्रकला, जैसे हम लोग जब सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब अकबर की देन है, ये सब अकबर के ज़माने से चलते आ रहे हैं। हम लोग जब गांव के स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय प्रत्येक शनिवार को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जाता था स्कूल में, और हम सभी बच्चों को कविता, गीत, गाना जो आते थे वो अपना कला व्यक्त करते थे। तो ये कला कब से चलते हुए आ रहे हैं? अकबर के ज़माने से, ठीक ना। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं अब अगला। अपने प्रशासनीय कार्यों के माध्यम से अकबर ने भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखो, अपने प्रशासनीय कार्यों के माध्यम से अकबर ने भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब उन्होंने किस प्रकार का काम किया जो भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो उन्होंने अच्छे कार्य किए, न किसी भी जाति में भेदभाव नहीं किया, सबों को समान नज़र से देखा, सभी धर्म को समान नज़रों से माना, ठीक। अच्छे कार्य किए, हिंदुओं के लिए पाठशाला बनवाए, मुस्लिमों के लिए मदरसा बनवाए, ठीक ना, और बहुत सारे कार्य किए। इसके लिए वह बहुत ही फेमस हो गए, ठीक ना। तो इसलिए यदि जो कार्य होते हैं प्रशंसा के लायक, उसे क्या कहा जाता है? प्रशासनीय कार्य के माध्यम से वह क्या हो गए?
भारतीय संस्कृति में विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हमारे मोदी जी लॉकडाउन के समय सभी महिलाओं के खाते में 500-500 रुपये धाए 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 इस सप्ताह में आया, फिर अगला सप्ताह में आया। चलिए अच्छा ठीक है, तो कह दिया कि चूंकि सब आदमी घर में बैठे थे इसलिए, ठीक है ना, कि कुछ राशन खरीद सके। लेकिन इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे उन्होंने किस कारण से पैसे दिए और यह पैसा किसका था, और ठीक इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। चलिए उस सबसे पहले हम ये फोकस कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो गया, अकबर द्वारा बनाए गए भिन्न भिन्न कलाओं के नमूने हिंदू मुस्लिम की साझी प्रवृत्ति बन गए और अकबर द्वारा सांस्कृतिक हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देने से सांस्कृतिक एकता उत्पन्न होने में काफी सहयोग। देखो अब हिंदू मुस्लिम की बात आ यहाँ पे, तो अकबर जो थे कौन थे, मुस्लिम थे, वह इस्लाम धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि हिंदू धर्म को ठेस पहुंचे, सिख धर्म मानने वालों को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई काम नहीं किया, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, सबों को समान नजर से देखा। और हिंदू जैसे उनके समय में जो कुछ स्तूप वगैरह बने हुए थे, उनकी जो सांची संपत्ति थी, उन्हें क्या किया, सभी धर्मों वाले आदमियों को सभी को बोला कि ये सब हम सबों का है, ये नहीं कहा कि ये मेरा है ये तेरा, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम सबों का है। इससे उन्होंने राष्ट्र की उन्नति और देश की एकता में काफी सहायता मिला, उसे देश की एकता अखंडता बनाए रखने में काफी सहयोग मिला। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया ताकि किसी धर्म वाले किसी वर्ग के लोगों को ठेस पहुंचे। जी तो हम देखते हैं इन्हीं कारणों से अकबर को राष्ट्र राजा कहा जाता और इन्हीं कारण से वह राष्ट्र राजा के नाम से जाने जाते हैं, इन्हीं कारण से वह राष्ट्र राजा के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये अकबर को राष्ट्र राजा क्यों कहा जाता है ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो फटाफट कमेंट कीजिए, और नहीं समझे, किस टॉपिक पे नहीं समझे वह तुरंत कमेंट कर। चलिए समझ गए ना, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि जो जैक परीक्षा में बैठने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल ना घबराएं। फटाफट AK सर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप सबों तक पहुंचा सके। जी दोस्तों, मैं लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।